आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। शिक्षण विधियां की ये 4th क्लास है। इसके पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो जाके उन क्लासेस को आप लोग देख लो। प्लेलिस्ट में सारी क्लास मिल जाएगी। देखिए, अब ध्यान से सुनिए, ये आज 4th क्लास है और शिक्षण विधि की ये आज लास्ट क्लास है। ठीक है, आज की क्लास के बाद हम लोग कंप्लीट सभी शिक्षण विधियों को, जो मेन शिक्षण विधियाँ हैं उन सभी को, 10 से 15 शिक्षण विधियाँ, उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस आप पूरे ध्यान से, पूरे पेशेंस से, पूरे शांति से क्लास को देखिए और समझिए। ठीक है, और अपना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि कौन से शिक्षण विधि की क्या मेरिट, क्या डिमेरिट, या फिर वो क्या होती है। सबको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बीएड सेकंड सेमेस्टर की ये क्लास है और सभी पेपर के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। सभी पेपर कहने का मतलब है आपका जो सेकंड पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनआईसीटी, उसके बाद जो 2 पैडागोजी वाले सेक्शन है उसमें भी शिक्षण विधियां पूछता है। किसी भी पैडागोजी को उठा लोगे उसमें पूछेगा कि शिक्षण विधियां की विवेचना करो, तो कंप्लीट किसी शिक्षण विधि को दे देगा, तो उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो हम लोग कंप्लीट शिक्षण विधियों को जानेंगे। बस आप पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट सुन लो और आज ये लास्ट क्लास शिक्षण विधियां पे, और इसके बाद आपकी शिक्षण विधियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो, इसके पहले भी बताया था मैंने महान वेस्ले क्या कहते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। तो वो ये कहते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा वह क्रिया है जिसमें छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी एक क्लास में अध्यापक साहब जो भी क्रियाकलाप करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो सब शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है, ताकि हम बच्चों को और आसानी से सिखा पाए। ठीक है, और प्रत्येक विषय को समझने के लिए या फिर समझाने के लिए सरलतम रूप से कई शिक्षण विधियां होती हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे 3 शिक्षण विधियों को, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि। फर्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर मेथड को, उसके बाद प्रदर्शन विधि को, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, 3 शिक्षण विधियों को कवर किए थे। और उसके बाद जो सेकंड क्लास आपकी आई थी उसमें हम लोग कवर किए थे योजना विधि को, अन्वेषण विधि को, यानी प्रोजेक्ट मेथड और अन्वेषण विधि। और उसके बाद जो थर्ड क्लास आई थी वो भी सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसमें हम लोग आगमन विधि को और निगमन विधि को, यानी इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड को कंप्लीट बेसिक से डिस्कस किए थे। और आज की क्लास लास्ट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी शिक्षण विधियां बची हुई हैं हम लोग बेसिक से सबको कवर कर लेंगे। जैसे प्रयोगशाला हो गई, उसके बाद पर्यटन विधि हो गई, साक्षात्कार विधि। जैसे एक मान लो यहाँ पे अध्यापक साहब बैठे हैं और एक यहाँ पे स्टूडेंट साहब, तो दोनों आमने सामने बैठ के जो बातचीत करते हैं ना, उसी को कहते हैं साक्षात्कार विधि। उसको मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा, आप पेशेंस के साथ जुड़े रहो। उसके बाद देखो, एक है उदाहरण विधि, फिर वाद विवाद विधि, फिर विश्लेषण विधि, फिर संश्लेषण विधि, फिर थोड़ा बहुत डाल्टन विधि के बारे में जान लेंगे। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, बुद्धिशीलता क्या होता है, ये भी आपके मैथ से रिलेटेड है, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेंगे और आपका कंप्लीट शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलो, और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिक्षण विधि से आज कंप्लीट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि। उम्मीद करते हैं आप पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को समझेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए प्रयोगशाला विधि से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रयोगशाला विधि आखिर होती क्या है? तो प्रयोगशाला विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोगशाला में प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है। देखो, इसमें एक अध्यापक तो होते हैं निरीक्षण के लिए, बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना क्रियाकलाप स्वयं करते हैं। किसी देखो, केमिस्ट्री वगैरह में आप देखते हो प्रयोगशाला प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तरह तरह की केमिकल वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें प्रयोगशाला विधि में यही किया जाता है कि एक अध्यापक निरीक्षण के रूप में रहते हैं और स्टूडेंट जो रहते हैं वो कुछ न कुछ क्रिया करते हुए स्वयं सीखते हैं। ये उनको अवसर दिया जाता है स्वयं सीखने का। तो ये होता है आपका प्रयोगशाला विधि। अब थोड़ा सा इसको समझो। देखो, नोट पॉइंट करके जो लिखा गया है, इस विधि में छात्र को अधिकतम सक्रिय रहता है जो स्टूडेंट रहता है। अब देखो, प्रयोगशाला विधि है तो ध्यान से सुनिएगा, प्रयोगशाला विधि जब है तो उसमें स्टूडेंट जो है वो कुछ ना कुछ करके तो सीख रहा है। तो भैया ये तो सामान्य सी बात है कि वो अधिक सक्रिय तो रहेगा ही रहेगा। जबकि जो अध्यापक साहब होते हैं वो निरीक्षण का कार्य करते हैं कि स्टूडेंट कौन सा नया केमिकल बना दिया, या फिर कोई भी कि फिजिक्स वगैरह में कोई भी आप सिद्धांत को फॉलो कर रहे हो। तो कहने का मतलब है वो आपके अध्यापक साहब हैं, वो थोड़ा सा आपको गाइडेंस भी देते हैं, और तो कहीं आप त्रुटियां कर देते हो तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो जो अध्यापक होते हैं वो एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक निरीक्षण के रूप में, और जो स्टूडेंट होते हैं वो कोई क्रिया करते हैं, यानी वो पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे भैया कि क्या होता है प्रयोगशाला विधि, तो कह देना कि प्रयोगशाला विधि वह होती है जिसमें छात्र स्वयं प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग करते हैं और स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और निरीक्षण के रूप में एक अध्यापक साहब भी वहां पे मौजूद रहते हैं, जो कोई गलती वलती हो जाए तो उसको वहां पे देखभाल करते हैं। ये होता है आपका प्रयोगशाला विधि। उम्मीद करते हैं यहाँ पे देखो आप समझे होंगे। यहाँ पे देखो, ये बच्चे बैठे हैं, ये तो बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये बैठे हैं, और यहाँ पे देखो ये आपके टीचर साहब हैं और ये बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये करो वो करो। ठीक है, चलो अब देखो, जो आपके एग्जाम में पूछता है प्रयोगशाला विधि तो पूछ देगा क्या होगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा कि भैया प्रयोगशाला विधि के गुण बताओ।
ठीक है, इसके एडवांटेज, इसके मेरिट बताओ। तो आओ एक एक मेरिट को समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप सीटेट वगैरह की क्लास लिए होते ना तो थोड़ा सा आपको ये बता दिया जाता कि प्रयोगशाला विधि क्या होती है, उसके बाद इसी प्रयोगशाला विधि में पॉइंट वाइज करके ये इसके गुण लिखे हुए थे, ये अलग से गुण नहीं बताए जाते, उसी में बता दिए जाते। लेकिन आप बीएड की क्लास ले रहे हो, दिमाग में ये आपके रहे, तो बीएड की क्लास में क्या है, वो पूछ देगा कि प्रयोगशाला विधि के गुण बताइए। तो ये बताओ, अगर गुण जानते रहोगे तभी ना लिख पाओगे। आपके दिमाग में एक तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहोगे सर जी होना चाहिए। तो आओ एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यह समस्या हल करने की उत्तम विधि है। कहोगे सर जी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आ जाओ भैया कर देते हैं। यह समस्या समाधान करने के लिए या फिर समस्या को हल करने के लिए एक उत्तम विधि है। कैसे उत्तम विधि है? क्योंकि अगर बच्चे भैया प्रयोगशाला में कुछ कर रहे हैं तो उनके सामने कोई समस्या, तभी तो उसका हल कर रहे हैं, तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, तो यानी उस समस्या का तो निदान ही तो कर रहे हैं ना। तो ये समस्या हल करने की एक उत्तम विधि है। उम्मीद करते हैं इसे आप समझे होंगे। अब देखो, समस्या का हल प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। अगर ये बताओ किसी भी समस्या को आप सॉल्व कर रहे हो प्रयोग करके, ठीक है, कोई क्रिया करके, तो आप बताओ उस विषय के प्रति आपका जुड़ाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहोगे सर जी हो जाएगा। ऐसे बताएं। देखो, अभी मैं आपको बताया प्रयोगशाला विधि क्या होती है, उसके साथ साथ मैं प्रयोग करके दिखा भी दिया कि देखो यहाँ पे मास्टर साहब हैं और ये भैया बच्चे बैठे हैं। तो ये बताओ थोड़ा सा रुचिकर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात है, अगर आप मेरे भाई समस्या का हल प्रयोगों के आधार पर करोगे तो बताओ वो सब्जेक्ट आपकी इंटरेस्टेड बन जाएगी नहीं, रुचिपूर्ण बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? कहोगे सर जी बन जाएगी। तो यही फर्स्ट पॉइंट कहने का मतलब है। देखो, मैं मेरिट और डीमेरिट पे इतना फोकस काहे करता हूं, क्योंकि अगर आप मेरिट और डीमेरिट समझे रहोगे ना तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर रहेगा। अभी कुछ बातें और बताऊंगा डीमेरिट मेरिट्स के बारे में, आपके लाइफ से रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये सोच के आया हूं कि आज ये बातें आपको बताऊंगा ही तो बताऊंगा, क्योंकि काश आपको भविष्य में कुछ फायदा हो जाए। देखो, उसके बाद छात्रों में निरीक्षण, तर्क, निर्णय शक्ति आदि गुणों का विकास होता है। अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो आपको निरीक्षण का भी, तर्क करने का, निर्णय लेने की भी कोई शक्ति, उसको भी की पावर आपकी डेवलपमेंट होगी। तो कहने का मतलब है प्रयोगशाला विधि में एक स्टूडेंट के अंदर निरीक्षण करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति आदि गुणों का विकास होता है। उम्मीद करते हैं भैया इसको भी आप लोग समझे होंगे प्रयोगशाला विधि में। चलिए अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? छात्रों में उपकरणों को सावधानी पूर्वक उपयोग करने की क्षमता तथा प्रयोगशाला में कुशलता आ जाती है। अब ये बताओ, अगर स्टूडेंट को कोई एक कार्य लगातार अभ्यास करा रहे हो तो उसमें वो परफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहोगे सर जी हो जाएगा। तो वो एक उपकरण को बहुत करेगा, एक बार अगर तोड़ देगा तो दोबारा नहीं ना तोड़ेगा। तो कहने का मतलब है उपकरणों को उपयोग वो सावधानी पूर्वक कर लेगा और उसके अंदर ये क्षमता का डेवलपमेंट हो जाएगा। उम्मीद करते इसे भी समझे होंगे। अब फोर्थ पॉइंट समझिए। देखिए, आप जानते हर चीज हैं, क्या ये बताओ आपको ये चीजें नहीं पता है कि अगर हम प्रयोगशाला में कोई चीज बार बार प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें महारत हासिल हो जाएगी? तो जानते सब कुछ है, बस मेरा काम क्या है कि आप जो चीजें आप जानते हो, थोड़ा सा आपको मेरे भाई भूल चुके हो, उसको आपको रिकॉल करा दूं, एक जगह उसको कनेक्टेड रूप में आपके सामने प्रदर्शित करूं, थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे दूं ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओ। और यही एक टीचर का कार्य भी होता है, ठीक है, कि अपने स्टूडेंटों को इतना सक्षम बना दो कि वो स्वयं सोचने के लिए प्रेरित हो जाए। और यही हमारे सुकरात साहब भी कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा डीमेरिट मेरिट बताता हूं ताकि आप स्वयं सोचने के लिए प्रेरित हो जाओ कि हाँ सर ऐसा होता है, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट समझो। छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्म अनुशासन का विकास होता है। अच्छा भैया, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, अगर आप कोई प्रयोग खुद से कर रहे हो और प्रयोग सफल हो गया तो आत्मविश्वास आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये प्रयोग मैंने किया है। तो आप देखो, बीएड में आप अच्छा परसेंटेज लेके आए हो, अच्छे नंबर लेके आए हो, अपने मेहनत पे लेके आए हो, बिना कोई नकल, बिना कोई चीटिंग के, तो बताओ आत्मविश्वास आया कि नहीं आया? आत्मनिर्भरता आई कि नहीं आई? ओके सर जी आई। आत्म अनुशासन, अब कोई मास्टर साहब आपको मान लो मेरे भाई प्रयोगशाला में कोई उपकरण पकड़ा दिए, तो ये बताओ वो स्वयं में अनुशासित आप रहोगे कि नहीं? कहीं हाथ से छूट के फूट न जाए, नहीं तो अध्यापक साहब मरबो करेंगे। ये सब है कि नहीं? तो यही बात हो गई कि आत्मा अनुशासन की अभी विकास होता है प्रयोगशाला विधि में। तो इंपॉर्टेंट ये है सीखने की विधि। उसके बाद उच्च कक्षाओं में इसका शैक्षिक महत्व और भी बढ़ जाता है। उच्च कक्षाओं में हम पता है कि भैया जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तरह तरह के हम लोग प्रयोग करके सीखते हैं, तो उच्च कक्षाओं में हर क्लास में इनका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे बताऊंगा मैं कि देखो प्रयोगशाला विधि के गुण मैं कितने लिया हूं? 5, टोटल 5 गुण। अच्छा, अब इसके दोष, इसकी जो लिमिटेशन है उसको कितना लिया हूं? तो कहोगे सर जी लिमिटेशन तो आप 9 लिए हो। तो ये बताओ कि सर जी आप काहे गुण कम लेते हो, लिमिटेशन ज़्यादा ले लेते हो, दोष कभी कभी? देखो मैं बताऊं, आप किसी भी व्यक्ति को
आप किसी भी व्यक्ति को तब तक पूर्ण रूप से नहीं जान पाओगे जब तक उसके दोषों के बारे में नहीं जानते हो। कहोगे सर जी बात तो आप सही कह रहे हो, हमारी लाइफ से रिलेटेड। हाँ भैया, आपसे लाइफ से रिलेटेड ही बता रहा हूं। किसी व्यक्ति को अगर आपको जानना है ना, तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी पहचान करना, ठीक है। क्योंकि आपके सामने तो अपने अच्छाइयों का प्रदर्शन तो कर देगा, अपनी बुराइयों को दबा के रखेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से जानना है तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी जानिएगा कि उसके अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी खराबियां हैं। तब आप कह सकते हो किसी व्यक्ति के बारे में कि मैं उस व्यक्ति को पूरे अच्छे तरीके से जानता हूं। तो इसीलिए आप देखो, गुण को 5 पॉइंट में लिया हूं और इसके दोष को कम से कम 9 से 10 पॉइंट में लिया हूं, ताकि आप दोष को समझते समझते इसके गुण और प्रयोगशाला विधि को भी जान जाओ। तो उम्मीद करते आप मेरी बातों को सार्थक वे में लेंगे और अच्छे से समझेंगे इसके दोषों को। देखो, इसमें व्यक्तिगत उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब जेठ लड़का लड़की छात्र छात्राएं हैं क्लासे में, तो भैया सबको तो उपकरण हाथ में देना ही पड़ेगा, नहीं तो मुंह फुला लेंगे कि नहीं कि हमको नहीं मिला, उसको मिला, वो कर रहा, हम बैठे हैं, सर जी हमको भी दिलाइए। तो बताओ ये खर्चीली विधि है कि नहीं है? कहोगे सर जी है, तो फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो गया कि भैया प्रयोगशाला विधि खर्चीली है, ठीक है। और सबसे सस्ती विधि कौन है? कहोगे सर जी व्याख्यान विधि, हमको कुछ नहीं करना, अध्यापक साहब आके बकबका रहे हैं। कहोगे जैसे सर जी आप, हम तो खाली पेन कॉपी लेके बैठे, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट कर ले रहे हैं, बाकी आप ऐसे बोले जा रहे हो, हमको समझाए जा रहे हो। तो लेकिन ये बताओ, आप में और छोटे लड़का लड़की में अंतर है कि नहीं? छोटे स्टूडेंट और छात्र छात्राएं में अंतर है ना। आप कितने भी हो, मैच्योर हो, अगर मैं आपके सामने नहीं भी हूं तब भी आप पढ़ लोगे। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, नीन बच्चे हैं, वो कब वो पढ़ पाएंगे? नहीं। आप जैसे क्लास में से हटे, वो एक थोड़े का बाल खींच देगा, उसका पन्निया पी जाएगा, उसका टिफिन गिरा देगा। तो ये होता है। तो भैया यही इसकी, जो कि आपको पता है कि यह विधि खर्चीली क्यों है, क्योंकि इसमें सबको उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करते हैं इसे आप समझे होंगे। अब भैया सेकंड पॉइंट समझ लीजिए, छात्रों के परिणाम तथा निष्कर्ष की निगरानी की जरूरी है, अन्यथा वह नकल कर लेते हैं। हम सबको पता है, मान लो है केमिकल मिलाना है, इसमें 5%, मान लो कोई एक केमिकल मिलाना 5% और यहाँ पे मान लो एक स्टूडेंट है, ये या अपना केमिकल अपना प्रयोग कर रहा है और यहाँ पे भी एक अपना प्रयोग कर रहा है। ये कुछ नहीं जान रहा है, ये कबो प्रैक्टिकल वर्टिकल किया ही नहीं है, और ये तो भैया रोज क्लास में आ रहे हैं, जैसे ये द परफेक्ट स्टडी की रोज क्लास ले रहे हैं, ये कबो नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा बेचारा, अपना 5% कुछ और मिलाया, 5% कुछ और मिलाया और अपना एक अच्छा सा केमिकल तैयार कर लिया। अब भाई बकलोल कुछ नहीं जान रहा है, अभी क्या करेगा, इससे कहेगा कि भैया तनी हमको बता दो क्या क्या मिलाए हो। तो कहेगा कि 5% मान लो कुछ मिला लो, 5% कुछ मिला लो, और आपका केमिकल तुम्हारा भी बन जाएगा। तो बताओ नकल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए अध्यापक को इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि वो भैया की नकल को रोक सके। और इसका ये दोष है, उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझोगे। देखो, जितनी भी विधियां हैं ना, ये अपने पहले की क्लास से रिलेट करते हुए समझोगे तो एग्जाम में पूरा लिख के आओगे कि कैसे कैसे आप क्या क्या करते थे, बस खुद से रिलेट करते जाओ। अब देखो थर्ड पॉइंट समझो, यह निश्चित नहीं है कि वैज्ञानिक विधि से समस्याओं को हल करना सीख जाए, अतः बाद के जीवन में इसकी उपयोगिता संदिग्ध है। ठीक है, अब प्रयोग करके तो वो कोई चीज़ सीख गया है, लेकिन बाद में इसकी जीवन में उपयोगिता होगी कि नहीं होगी, इसके लिए थोड़ा सा ये मेरे भाई कि बच्चे शंका में रहते, तो ये इसकी भी एक तो डिमेरिट है। उम्मीद करते इसे भी समझे होंगे। अब देखो थोड़ा सा अगला पॉइंट समझो, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट रहना चाहिए। अगला पॉइंट समझो, छात्र प्रायोगिक कार्य में दक्ष नहीं होता, वह ज़्यादा समय नष्ट कर देता है। अब कोई भी प्रयोग में, मान लो कोई भी प्रयोग कर रहा है, वो पहली बार प्रयोग कर रहा है, तो उसमें तो उसको महारत हासिल तो है नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगा। कहने का मतलब है प्रयोगशाला विधि में ज़्यादा समय नष्ट होता है। उम्मीद करती इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा 7 पॉइंट समझ लो। कहने का मतलब है कि फिफ्थ पॉइंट समझ लीजिए, अगर शिक्षक निष्क्रिय हो तो यह विधि सफल नहीं होगी। अध्यापक जाके भैया कुर्सी लगा के सो गए हैं, अब लड़का अपने आप के जौनक मन तौने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो बताओ कुछ समझ पाएंगे? नहीं। तो इसमें भी अध्यापक को भी एक निरीक्षण के रूप में एक्टिव रहना पड़ेगा, ये इसके कहने का मतलब है। और इसकी डेमेरिट हो गई कि अध्यापक इसमें मेरे भाई उसको भी सक्रिय रहना पड़ेगा। अब देखो अगला पॉइंट समझ लो, यह उपकरण नाजुक हो तो छात्र द्वारा टूटने का भय रहता है। अगर उपकरण मेरे भाई कांच वगैरह के हैं और हाथ से छलक के टूट गया, तो बताओ अध्यापक साहब पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? तो बताओ इसमें स्टूडेंट जो होता है थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, कहीं फूट न जाए, कहीं टूट न जाए, तो इसकी ये एक तरीके से डिमेरिट है। अब अगला पॉइंट समझ लीजिए,
खतरनाक प्रयोगों में थोड़ी असावधानी की दुर्घटना के कारण बन सकती है। कहने का मतलब है, अगर कोई भी आपके पास केमिकल है या फिर कोई भी आप ऐसी उपकरण का प्रयोग कर रहे हो, कांच वगैरह का प्रयोग कर रहे हो, अगर उसे आप ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हो तो वो आपको चोट भी पहुंचा सकती है और ये इसकी डिमेरिट है। उम्मीद करते हैं भैया प्रयोगशाला विधि को आप लोग समझ गए होंगे। ये विधि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इसको आप पहले भी जानते होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखो इसमें आज की क्लास में है, वो है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि और वाद विवाद विधि। ये तीनों ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अभी मैं कवर कराऊंगा। पहले ऊपर की छोटकी इनको हम लोग निपटा देते हैं। चलो, प्रयोगशाला में पता आपको चल गया कि भैया प्रयोगशाला में क्या होता है। एक जो अध्यापक होते हैं वो निरीक्षण के रूप में कार्य करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो स्वयं कोई ना कोई प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है इसमें स्टूडेंट और ये ऐसी विधि है जिसमें स्टूडेंट के साथ साथ छात्र छात्राएं के साथ साथ अध्यापक भी एक्टिव रहते हैं। उम्मीद करते हैं नोट पॉइंट करके इसे कहीं लिख लोगे, नोट पॉइंट करके कहीं लिख लो। देखो, इस विधि में छात्र अधिकतम सक्रिय तथा जबकि शिक्षक निरीक्षण का कार्य करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और नोट करके लिख लीजिए, अगर पेन कॉपी लिए हैं तो अभी नोट करके लिख लीजिए। यह एक ऐसी विधि है जिसमें स्टूडेंट के साथ साथ छात्र के साथ साथ अध्यापक भी सक्रिय रहते हैं, पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं। इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि मेरे भाई प्रयोगशाला विधि ऐसी विधि है जिसमें छात्र के साथ साथ अध्यापक भी पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब अगली विधि पे चलते हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि हम लोग सारी विधियों को एक साथ कवर कर रहे हैं और आज ये क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको परेशान नहीं होना और अच्छे से इसको पढ़ लेना, आपके एग्जाम में पूछता है। देखो, इस विधि के पर्यटन विधि जो है मेरे भाई, देखो पर्यटन विधि को एक शब्दों में समझाए ना तो ये कह सकते हैं कि ये वह ऐसी विधि है जिसमें हम कोई भी चीज़ सीखते हैं बाहर घूम घूम के। कहोगे सर जी क्या कह रहे हो? हाँ, यही कह रहे हैं कि भैया हम कोई चीज़ कहीं देखते हैं, जैसे हम चले गए ताजमहल देखने और वहाँ सीख लिए ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल किस नदी के किनारे है और उसके बाद इसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश को भैया कुछ न कुछ टैक्स वगैरह भी देते हैं। तो कहने का मतलब है हम इसमें जो कुछ भी सीखेंगे इस विधि के द्वारा वो हम लोग घूम फिर के सीखेंगे, पर्यटन के माध्यम से सीखेंगे। बस इसका ये निष्कर्ष है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि इसको औपचारिक रूप से, ताकि आपके एग्जाम में लिख पाओ। अच्छा, इस विधि के जन्मदाता कौन है? तो पेस्टोलॉजी साहब हैं। अभी को जो भी विधियां आप पढ़ते हो उसके कोई ना कोई जन्मदाता हैं। तो एक क्लास में कोई ऐसी क्लास बनाऊंगा जिसमें सारी विधियों के जन्मदाता के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और मेरे भाई वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसको भी मैं जल्दी पढ़ा दूंगा। देखो, इस विधि के जन्मदाता पेस्टोलॉजी हैं, ठीक है। उसके बाद यह विधि प्रकृतिवाद दर्शन पर आधारित। प्रकृतिवाद मतलब क्या होता है भैया? जो हम अपने नेचर से जुड़े हुए चीज़ों को सीखते हैं तो वही होता है प्रकृतिवाद दर्शन। तो मेरे भाई उस पर आधारित है आपकी पर्यटन विधि। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसे समझो। देखो, शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि पर्यटन छात्र की शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। कैसे महत्वपूर्ण साधन है भैया? जो चीज़ हम देख के सीखते हैं ना वो हमारे दिमाग में उसका अस्थायित्व बन जाता है। कहोगे सर जी बात तो सही है, हम लोग जब छोटे छोटे थे जो चीज़ हमको दिखा दिया जाता था वो चीज़ हमारे दिमाग में घर कर जाता था। जैसे हम जब पहाड़ी पुस्तक हमारे घर में मम्मी पापा दिला देते थे तो उसमें क्या था? पहाड़ी पुस्तक था, या फिर जो ट्रेनिया में बिकता है जिसमें एप्पल ओपल बना रहता है, ठीक है। वो किताब नहीं मिलती 20-25 रुपए में, तो उसमें क्या होता था? एप्पल बना रहता है। तो लड़का पहले एप्पल देखता है, अरे ये तो देखो गोल सा एप्पल है, लाल सा एप्पल है। उसको एप्पल कहते ये सीख जाता है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। कहने का मतलब है भैया कि पर्यटन विधि वह है जिसमें छात्र का ज्ञान अस्थायित्व की ओर बढ़ता है, ठीक है। पूर्ण रूप से छात्र का ज्ञान अस्थायी हो जाता है, ये होती है पर्यटन विधि। और पर्यटन विधि शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण साधन है बच्चों को सिखाने के लिए। देखो, पर्यटन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा छात्र अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष देखकर अस्थायी तथा सुदृढ़ बनाता है। इसमें जो कुछ भी स्टूडेंट सीखता है वो देखकर सीखता है। जैसे देखो, यहाँ मैडम जी ले गई हैं बच्चों को पर्यटन पे और इनको दिखा रही हैं ये तरह तरह की मूर्ति वगैरह और इनको बता रही हैं कि ये मूर्ति किसकी है किसकी। अब ये देखो निनका बालक ये सब सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे? कहोगे सर जी सीख जाएंगे। तो यही है पर्यटन विधि। अब देखो थोड़ा सा अगला देख लो। हाँ, ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट ये चूज हो गया है। देखो, पीछे ताजमहल है, ये देखो कितना शांति से फोटो सब खिंचा रहे हैं। और ये देखो एकदम अशांति भंग किए पड़ी हैं, एकदम ये ऐसे मुंह बना के खिंचा रही हैं। तो कहने का मतलब है पर्यटन विधि में हम लोग घूम फिर के कोई चीज़ें सीखते हैं और ये विधि और जो ऐसे सीखते हैं उस ज्ञान का अस्थायित्व हो जाता है। उम्मीद करते इसे भी सीखे होंगे। हाई देखो कुछ ज़्यादा लगता है ये सब अंग्रेज हैं, ठीक है, तभी ये इतना आके एक्टिव हो गए हैं कि अरे आई एम इन इंडिया ये कह रहे हैं ये सब, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे बच्चों को घुमाओ, किला उला दिखाओ और बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। अब
अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है मेरे भाई कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग होती हैं, जैसे घड़ी हो गई, रेडियो हो गई, टीवी हो गई, चुंबक हो गए, उन सब बच्चों को दिखाओ, ठीक है। या फिर बिजली घर हो गया, वहाँ भी बच्चों को ले जाओ, बच्चों को दिखाओ कि बिजली कैसे बनती है, तो वो बच्चे कुछ और सीख लेंगे। यानी दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को बच्चों को दिखाओ और उससे वो ज़्यादा सीखेंगे। उम्मीद करते हैं भैया पर्यटन विधि को जितना मैं अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ समझ गए होंगे। अब जो पर्यटन विधि में इंपॉर्टेंट आने जा रहा है वो ये है कि पर्यटन विधि के उद्देश्य क्या है। तो कहोगे सर जी इंपॉर्टेंट तो है, इसको बताइए। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, यह छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास करता है। अगर छात्र कोई चीज देख रहा है, कोई चीज समझ रहा है, तो निरीक्षण के बेस पे ही तो भैया यह निरीक्षण का विकास करती है, निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझिए, वैज्ञानिक अभिरुचि के लिए वातावरण बनाता है। अच्छा, अगर हम नई नई चीजें सीखेंगे तो बच्चों के अंदर देखो, सबसे पहले अगर बच्चा कोई चीज सीखता है ना तो वो ये पूछता है कि यह क्या है। जैसे शैशवावस्था में बालक थोड़ा सा जब उत्तर शैशवावस्था में जाएगा तो वो कोई चीज ऊपर देखेगा, पंखा को मान लो देखा तो बोलेगा ये क्या है, ये क्या है, तो आप कह दो कि पंखा है, बस चुपा जाएगा। लेकिन जैसे बाल्यावस्था में प्रयोग करेगा, प्रवेश करेगा, वही नहीं पूछेगा कि ये क्या है, क्या के साथ साथ पूछेगा ये क्यों है, ये क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो अगर बच्चों को घुमाओ फिराओगे तो वो सब पूछेंगे ना कि कैसे बना है, काहे बना, इसका उपयोग क्या है। तो वैज्ञानिक अभिरुचि का भी यहाँ पे वातावरण क्रिएट होता है और जैसे मेरे भाई वो आगे और भी चीज़ें सीखते रहते हैं। उम्मीद करते ये पॉइंट समझे होंगे इसके उद्देश्य में पर्यटन विधि के। अब देखो, पर्यटन विधि द्वारा स्थलों पर जाकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यवहारिक होता है। और हमारा एनसीएफ हो गया, हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चाहे 1986, चाहे 2020 हो गई, 2020 वाली भी हो गई, वो यही सब कहते हैं कि बच्चों का जो ज्ञान होना चाहिए ना वो उनके व्यवहारिक, उनके परिवेश जहाँ से वो आ रहे हैं उससे रिलेट करते होना चाहिए। तो भैया ये व्यवहारिक होता है ताकि बच्चे उसमें और अच्छे से सीख पाते। उम्मीद करते थर्ड पॉइंट को भी आप लोग समझे होंगे। अब फोर्थ पॉइंट समझ लीजिए, अध्ययन करने की प्रेरणा को जन्म मिलता है। अब बच्चे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उनके प्रति उनकी उत्सुकता आएगी और वो भैया नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास भी करेंगे। तो अध्ययन करने के उनके अंदर एक तो मोटिवेशन आएगा, एक तो प्रेरणा आएगा। उम्मीद करती इसे भी समझे होंगे। अब थोड़ा सा अगली पॉइंट समझ लो। देखो, सिंपल शिक्षण विधियां हैं, बस आपके अंदर मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं ताकि इन शिक्षण विधियों को कभी भी भविष्य में आप कभी भी पढ़ाओ भी, अगर बीएड वाले बच्चों को या फिर आप एमएड और एमएड भी करो, तब आप वहां पे एक्सप्लेन करो इन उदाहरणों का उपयोग करके जो मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा और इन चीज़ों से रिलेट कर पाओ कि ये चीज़ें होती क्या है। और फिर आपके एग्जाम में तो पूछता है कि पर्यटन विधि के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। इससे छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। अब वो लड़का एक साथ मिलकर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो किसी के पास मान लो पैसा कम है तो पैसा दे देगा, किसी के पास खाना नहीं तो कौन खाना लेके आएगा, खाना दे देगा, कोई पानी दे देगा। तो कहने का मतलब वो परस्पर एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं। ठीक है, कौन मान लो ताजमहल के सामने खड़ा हो गया, उसका कोई फोटो खींच लिया। तो इस प्रकार से ये तरह तरह की चीज़ें हो गई, वो तरह तरह की चीज़ें सीखते रहते हैं। कहने का मतलब है सहयोग की भावना इसमें बढ़ती है। अब 6 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे मैं समझाऊं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा। औद्योगिक, प्रकृति, सामाजिक तथा ऐतिहासिक स्थलों को देखकर मनोरंजन भी होता है। अब बालक जगह जगह घूमने जाएंगे, मान लो कोई मंदिर दिखा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई नए नए आप जगह बच्चों को घुमा रहे हो, या फिर कोई मतलब बिजली घर दिखा दिए, आपको झरना वगैरह दिखा दिए, तो उनसे उनको मनोरंजन भी होगा। ठीक है, इसलिए बालक मानसिक रूप से थकते नहीं हैं। कहने का मतलब है एक छोटे बालक को अगर नई नई चीज़ें प्रोवाइड करते रहोगे तो उनका मानसिक कहने का मतलब वो थकते ही नहीं है, वो नई नई चीज़ों में उत्सुक रहेंगे जानने के लिए। इस प्रकार से वो कोई भी चीज़ चाहे कठिन से कठिन क्यों ना हो वो आसानी से सीख लेते हैं। तो पर्यटन विधि का सबसे अगर मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो भैया 6 पॉइंट है, इसको नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों में मनोरंजन के साथ साथ भैया सीखने का गुण भी डेवलप हो जाता है, किसी विषय के प्रति रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। अब इसे एक पॉइंट में नोट करके लिखवाऊंगा, चाहे आप उसको लिख लीजिएगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, पर्यटन विधि में थोड़ा सा एक चीज़ सीखो। देखो, पर्यटन विधि अगर पूछा जाए तो क्या है, तो पर्यटन विधि वह है जिसमें छात्रों को मनोरंजन के साथ साथ किसी विषय के प्रति रुचि का भी उत्पन्न हो जाता है, और वह होती है पर्यटन विधि। इस विधि में छात्र का मनोरंजन तो होता है, साथ में साथ जो भी चीज़ें दिखाते हो, जो भी चीज़ें बच्चों को समझाना चाहते हो, उसके प्रति वो व्यवहारिक रूप से जुड़ भी जाते हैं, और यही होती है पर्यटन विधि। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे, इतना अच्छे से समझाने के पीछे रीजन यही है। चलिए आइए अब अगले पे चलते हैं हम लोग। 2 शिक्षण विधियों को हम लोग कवर कर लिए। अगला है साक्षात्कार विधि, छोटी सी विधि है मेरे भाई, प्यारी सी। देखो,
साक्षात्कार विधि आत्मनिष्ठ विधि है। आपके मेरे भाई की स्वयं जो आपका कॉन्फिडेंस है उसमें उसको चेक किया जाता है, जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आपका इमोशन कैसा है, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, इन सब का चेक किस में होता है, तो वो साक्षात्कार विधि में होता है। उम्मीद करते इसमें समझोगे। इस विधि का थोड़ा सा मेरे भाई प्रोसेस समझ लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें शिक्षक तथा छात्र आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं। अध्यापक साहब हो गए, स्टूडेंट साहब हो गए, दोनों बैठ के आमने सामने बतियाएंगे, जिसके द्वारा छात्र की समस्याओं का समाधान खोजने एवं शारीरिक तथा मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है एक अध्यापक के द्वारा। ठीक है, ये जो अध्यापक होते, जो इस शिक्षक होते, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, वो क्या करते हैं इस विधि में। देखो, इंटरव्यू तो थोड़ा अलग क्षेत्र हो जाएगा, पर ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव सोचो तो एक अध्यापक बच्चों के अपने सामने बैठाया और उसके बारे में तरह तरह की चीज़ों का पता लगाएगा कि भैया उसका संवेग कैसा, कहीं ऐसा तो नहीं बाद में बहुत चिड़चिड़ा तो नहीं है, उसकी मानसिक दशा कैसी है, किसी भी चीज़ को वो कैसे रिएक्ट करता है, पहली बार सुनता है किसी नए क्वेश्चन को। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मेरे भाई इसके अंतर्गत देखते हैं। उम्मीद करते हैं साक्षात्कार विधि को भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये एक टीचर साहब हैं और यहाँ पे स्टूडेंट हैं, और ये देखो अपना पेपर कॉपी लेके बैठे हैं पेपर, और ये जैसे जैसे प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे इसमें ये नोट करते जाएंगे कि हाँ ये कैसे किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझना ही भाई। तो इस प्रकार से ये मेरे भाई हो गई आपकी साक्षात्कार विधि। इसमें जो आपके छात्र होते हैं, इसके मानसिक स्थिति का, इनके ज्ञानात्मक क्षेत्र का, इनके भावात्मक क्षेत्रों का, सब चीज़ का यहाँ पे यहाँ पे टेस्ट होता है, उनके नॉलेज का भी टेस्ट होता है। तो ये हो गया आपके साक्षात्कार विधि। उम्मीद करती समझोगे। अब इसकी साक्षात्कार विधि की कुछ विशेषताएं समझ लो, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, साक्षात्कार विधि की विशेषताएं कह लो, गुण कह लो, सारी बातें एक ही हैं, क्योंकि सब मिला के एक ही में माना जाएगा। देखो, साक्षात्कार में सामने सामने बैठकर किसी उद्देश्य को लेकर दो व्यक्तियों में वार्तालाप होती है, और वो होता है साक्षात्कार विधि। उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझे होंगे। उसके बाद देखो, यह छात्र शिक्षक में से संबंध है, यह छात्र का शिक्षक से संबंध है यह विधि। तो इसमें पता कि अध्यापक और शिक्षक ही हैं, तो इन दोनों में तो रिलेशन सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझे होंगे। थर्ड पॉइंट समझिए, यह एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की विधि है। हाँ, पता है कि एक अध्यापक एक स्टूडेंट है, वो एक दूसरे में अपना रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ये उसकी एक विधि है। उम्मीद करते से भी समझे होंगे। अब फोर्थ पॉइंट समझिए, इसके प्रयोग से व्यक्ति के विषय में विभिन्न जानकारियाँ संग्रहित की जाती हैं। अब देखो, एक व्यक्ति के बारे में या फिर एक स्टूडेंट के बारे में आप जानकारी संग्रहित करना चाहते हो, तो उसको सामने बैठाओ और उससे सारी बातें पूछो, उसका वो जवाब देगा, और आप एक पेपर या फिर एक पेपर पे अच्छे से लिखते जाओगे, बाद में उसका एनालिसिस करोगे। तो ये फोर्थ पॉइंट का कहने का मतलब। चलिए, अब अगली विधि है उदाहरण विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है ये उदाहरण विधि। सबसे पहले ये समझो, देखो, अगर आप शिक्षण का कार्य कहीं भी कर रहे हो, कोई भी अध्यापक शिक्षण का कार्य कर रहा है, तो एक विधि का प्रयोग अवश्य करता है, वो है उदाहरण विधि। उदाहरण विधि में क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर आपको ना भी दिखाई दे, अध्यापक साहब उसका उदाहरण देके उसको आपको दिखा देंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि भैया नील नदी, ये बताओ नील नदी आप में से कोई देखा है? नहीं, लेकिन मैं उदाहरण देके उसको अमूर्त से मूर्त बना दिया कि नहीं बना दिया? कहोगे सर जी बना दिए। तो भैया कोई भी अध्यापक हो गया, वो उदाहरण विधि का प्रयोग करता ही करता है। अमूर्त विधि को मूर्त विधि में अमूर्त विषय को, अमूर्त वस्तु को मूर्त विषय में बदलने के लिए वो उदाहरण विधि का प्रयोग करता है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि भैया बुर्ज खलीफा कितने लोगों ने देखा है? तो कहोगे सर जी किसी ने नहीं देखा है। लेकिन ये बताओ, मैं अगर बता दूं कि बुर्ज खलीफा बहुत लंबी इमारत है, तो बताओ उसको मैं अमूर्त से मूर्त बना दिया कि नहीं बना दिया? कहोगे सर जी बना दिए। तो उदाहरण विधि का हर अध्यापक प्रयोग करता है, और ये शिक्षण अध्यापन कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसे समझ लो। देखो, उदाहरण बालक की विचार शक्ति, कल्पना को जागृत कर मानसिक विकास के प्रति सहायक होती है। बालक में अगर आप कल्पना का मेरे भाई बाहुल्य लाना चाहते हो, कल्पना शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तर्क शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो बालक के सामने तरह तरह के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, आप उदाहरण दे सकते हो। तो बताओ उदाहरण विधि इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई? हुई। उदाहरण विधि द्वारा अमूर्त विषय को मूर्त बनाया जा सकता है या फिर बनाया जाता है। अब मैं ये कह दूं, फिर मैं वही एग्जाम्पल दूंगा कि भैया नील नदी को किसने देखा है? तो किसी ने नहीं देखा है। तो बताओ, ये कोई चीज को अमूर्त से मूर्त में बना रहा हूँ कि नहीं उदाहरण विधि द्वारा? तो कहोगे सर जी बना रहे। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो कि उदाहरण विधि द्वारा अमूर्त विषय को मूर्त बनाया जाता है। ये भैया कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं नोट करके लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी कभी कभी पूछ देता है। चलो,
लिखा है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग करना एक कला है। देखो, आप अगर शिक्षण का कार्य कर रहे हो, टीचिंग का कार्य कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उदाहरण का प्रयोग करना भी एक प्रकार का कला है, एक प्रकार का आर्ट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि, ध्यान से सुनना, अब ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे साइकोलॉजी और उदाहरण दे रहा हूँ मैथमेटिक्स का, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ बायोलॉजी का, तो बताओ आपको पल्ले पड़ेगा? यहाँ पे मैं आपको सेल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फंगस पढ़ा रहा हूँ, तरह तरह के ब्लड सेल पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ उदाहरण दे रहा हूँ तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल दूं ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ, तो जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल भी देना चाहिए। ये एक प्रकार की कला है। उम्मीद करते इसके नोट पॉइंट को भी अच्छे से आप लोग समझे होंगे। चलो, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं नोट कर लिया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी अगर इसको ना भी ऐड करता तब भी काम चल जाता, लेकिन इसको पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो, उदाहरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक उदाहरण, उसके बाद प्रदर्शन उदाहरण। ध्यान से सुनना, शाब्दिक उदाहरण कौन से हो सकते हैं? जैसे हम बच्चों को कहानियां, कोई भी एग्जाम्पल कहानियों के माध्यम से दे, लोकोक्तियों, कहावत के माध्यम से, नीति श्लोक के माध्यम से, उसके बाद दृष्टांत के माध्यम से, कोई भी चीजें हम बच्चों को बोल के बताते हैं कि बच्चे उदाहरण दे के बताते हैं। उसके बाद प्रदर्शन उदाहरण क्या होते हैं? जैसे बच्चों को दिखा के, जैसे मान लो ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत, ये मान लो अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये अपना मान लो प्यारा भारत, यहाँ में हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। अब बच्चों को सामने ये हम मैप टांग दिए और भैया उदाहरण दे रहे हैं, मान लो उत्तर प्रदेश को हमको बताना राजधानी कहाँ है, तो उत्तर दिना इसमें दिखाएंगे, देखो भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बच्चे देखेंगे और सीखेंगे उदाहरण विधि में, और इनका ज्ञान और स्थायित्व तो हो जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले इसमें हम लोग मानचित्र द्वारा बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, रेखाचित्र ग्लोब में दिखा सकते हैं, मॉडल चार्ट ग्राफ दिखा सकते हैं। तो ये प्रदर्शन उदाहरण हो गए। तो उदाहरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? शाब्दिक उदाहरण और प्रदर्शनात्मक उदाहरण यानी प्रदर्शन उदाहरण। उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलो। देखो, उदाहरण को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उदाहरणों के हम गुण समझने जा रहे हैं, उदाहरणों की हम विशेषता को समझने जा रहे हैं, उनके प्रयोग कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ध्यान से सुनना, पाठ में उदाहरणों का प्रयोग उचित स्थल एवं उचित मात्रा में करना चाहिए। अब क्लास में आप थ्योरी पढ़ाओ ही ना, अब पूरा एग्जाम्पल में देते रहो, तो बताओ उचित मात्रा में प्रयोग कर रहे हो? नहीं, उचित स्थल पर, जहां पे उदाहरण की आवश्यकता हो वहीं उदाहरण दो। ये नहीं कि बालक के सामने हर जगह उदाहरण देते रहो, नहीं, ये गलत विधि हो जाएगी फिर। इसीलिए कहते हैं ना कि उदाहरण देना भी अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। तो भैया फर्स्ट पॉइंट उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे कि उदाहरण देते समय भी उचित स्थल यानी कहाँ उदाहरण देना, इसका भी ध्यान रखो, और कितनी मात्रा में एग्जाम्पल्स देने हैं इसको भी ध्यान रखो। चलो, उसके बाद सेकेंड पॉइंट समझो, हमेशा एक ही प्रकार के उदाहरण न दिए जाए, उदाहरणों में विविधता लाने का प्रयास करना चाहिए। अब बालक को अगर सिखा रहे हो हमेशा सिर्फ भारत का चार्टवे दिखा रहे हो और कुछ अन्य चीजें नहीं दिखा रहे हो, ग्लोब वगैरह नहीं दिखा रहे हो, तो बताओ वो समझेगा? नहीं समझेगा, बोर हो जाएगा, बोरिंग फील करेगा। तो इसी प्रकार अलग तरह तरह के उनको मेरे भाई एग्जाम्पल्स देते हो ताकि वो उसके प्रति जुड़ाव महसूस करें। उम्मीद करते इसको भी आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा अगला समझ लो, थर्ड पॉइंट। देखो, उदाहरण की सजीवता एवं स्पष्टता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सजीवता और स्पष्टता, सबसे पहले सजीवता समझाता हूं। देखो, जितने भी एग्जाम्पल्स दो वो आपके इन्वायरमेंट से, बालक जिस इन्वायरमेंट से आ रहा है उससे रिलेट करते हुए बालक को सिखाओ। बालक को जो एग्जाम्पल दे रहे हो वो जिस समाज से आ रहा है, जिस मेरे भाई माहौल से, जिस इन्वायरमेंट से आ रहा है, उस प्रकार की एग्जाम्पल दो ताकि वो जिसमें पला बड़ा है ना, उससे वो खुद को रिलेट कर पाए। उम्मीद करते हैं ये आप समझोगे। अस्पष्टता, जो भी एग्जाम्पल दो वो मेरे भाई बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें घाल मेल नहीं हो, जब बच्चों को समझ में आ जाए कि हाँ सर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो हम समझ पा रहे हैं, ये उसमें अस्पष्टता भी होनी चाहिए। चलो, उदाहरण की भाषा सरल, शुद्ध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कहोगे सर जी अब तो आपकी बात मुझे पूरा समझ में आ गई कि काहे आप इतना धाकड़ और इतना सरल भाषा में एग्जाम्पल देते हो। इसका मतलब सर जी आप संपूर्ण टीचिंग विधि का प्रयोग कर रहे हो, उदाहरण विधि का। जो भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कल या फिर परसों में एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक हम लोग टॉपिक पढ़े थे, उसमें हम लोग चिंतन और चिंतन कौशल पढ़े थे। तो मैं आपको ये बताया था कि गाय को जो भूसी वूसी खिलाएगा तो उसके प्रति उसका जुड़ाव हो जाएगा, ठीक है, तो वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन करेगी, सामने देख के ही चिंतन करेगी कि मुझे फिर वो दर्रा लेके आ रही चला रही। तो काहे मैं सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूँ? तो ये बताओ, जितने भी स्टूडेंट द परफेक्ट स्टडी से जुड़े हैं ये अमेरिका और ब्रिटेन से नहीं ना आए हैं,
इस सब के सब दर्रा भूसी चोकर जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? तो इसी प्रकार का सरल भाषा, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। तो कहोगे सर जी बात तो सही है, आगे बढ़ जाओ। आप आ जाओ भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो, उदाहरणों का बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। उदाहरणों का प्रयोग आप जब भी कर रहे हो वो बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़कर होना चाहिए। एग्जाम्पल एक कह दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहोगे सर जी दो, बालक को पढ़ा रहे हो भैया पानी का स्रोत, बालक को पढ़ा रहे हो पानी का सोर्स, पानी का भैया स्रोत क्या है? अभी थोड़ी ना बताओगे कि भैया पानी का स्रोत ये बताओ नदियां नहीं, आपके समुंदर हैं। आपके समुंदर नहीं पानी के स्रोत है बाबू, पानी के स्रोत आपके हिमालय हैं, ठीक है, झरने हैं, वहां से पानी गिरते हैं। तो ये तो बताओगे नहीं, बालक अभी झरना जान ही नहीं रहा है, बालक हिमालय जान ही नहीं, जानेगा नहीं। तो बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ो उदाहरण। तो बालक को सबसे पहले ये पूछो कि बच्चे ये बताओ आपका पानी, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो लड़का तुरंत जवाब देगा सर जी नलका से, सर जी जो हमारे घर में नल लगी, जो टोटी लगी है, सप्लाई वाला पानी आता है सर जी, उससे आता है। तब आप उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ पाए कि नहीं जोड़ पाए? कहोगे सर जी जोड़ पाए। तो हमेशा जब भी एग्जाम्पल्स दिया करो तो बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए दो। अभी मैं एग्जाम्पल्स दिया था, कल एग्जाम्पल दिया था कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन वो होता है जिसमें आप किसी वस्तु के बारे में जो आपके सामने हो तभी उसके बारे में आप सोचते हो, ठीक है, वो रिपीट करते हैं। अगर आप उसको बार बार कोई चीज़ आपकी मान लो आपके मम्मी पापा मार्केट से आए हैं, आपको टॉफ़ी 2-3 बार दे दिए हैं, तो फिर आप जब उसको मम्मी पापा को देखोगे फिर उनसे एक्सपेक्ट करोगे, उनके बारे में चिंतन करोगे कि मम्मी पापा फिर टॉफ़ी देंगे। और उसी प्रकार अगर किसी गाय वाय को आप खिला रहे हो, बार बार खिला रहे हो, तो जब भी दोबारा गाय आपको देखेगी सोचेगी लगता है ये फिर मुझे चलाने आ रहा है, ठीक है, जो भी ये दर्रा भूसी चला रहा है, ये चोकर वोकर चला रहा है। तो ये बताओ कि पूर्व ज्ञान से संबंधित, अब मैं जो एग्जाम्पल दिया हूं आपका ये पूर्व ज्ञान था कि नहीं? आप गाय भी जानते हो, आप चोकर भी जानते हो, आप दर्रा भी जानते हो। तो ये बताओ पूर्व ज्ञान से संबंधित एग्जाम्पल देना चाहिए, और ये सबसे उचित शिक्षण विधि है। उम्मीद करते हैं भैया उदाहरण विधि को बेसिक से समझ गए होंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने जा रही शिक्षण विधि वो है वाद विवाद विधि। यहाँ से भैया बिल्कुल पेशेंस के साथ बहुत ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि वाद विवाद विधि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये पूछती भी है। और उसके बाद विश्लेषण विधि को समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेके मैं आपको समझाऊंगा। फिर संश्लेषण विधि है, इसको भी मैं बेसिक से समझाऊंगा। बस आप पेशेंस के साथ थोड़ा सा और मेरे भाई सब्र रखिए, क्लास लंबी हो जानी तो हो जाने दो यार। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और ऐसा कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं क्लियर होता, ठीक है। चलो आप देखो, कहने का मतलब अगर इतने बच्चे देख रहे हैं और इतने बच्चों को बहुत कम लोग मेरे भाई इतना ध्यान से पढ़ाना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर बच्चों की मेजॉरिटी नहीं है तो मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उड़ा के पढ़ा दूंगा। पर मेरा ऐसा पर्पज नहीं है। अगर एक भी बच्चा अगर मेरे भाई वॉचिंग कर रहा है तो मैं अपना 100% दूंगा। ये खुद से वादा है, जो व्यक्ति खुद से वादा करता है उसको निभाता भी है, और मेरा खुद से वादा है कि कभी भी टीचिंग करूंगा अपना 100% दूंगा। चलो तो आ जाओ, वाद विवाद विधि को समझेंगे, डिस्कशन मेथड को समझेंगे क्या होता है। एक शब्द में कहे ना तो देखो, हाई मान लो हमारे गांव का एक पीपल का पेड़ है और 4 जने यहाँ बैठे हैं और भैया वो डिस्कस कर रहे हैं कि अब की बार चुनावी का आपके प्रधानी चुनाव कौन जीतेगा। तो यह तो है वाद विवाद विधि। 4 लोग एक पैनल के नीचे एक पैनल पर बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पर, वही है बात विवाद। उम्मीद करते इसको समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा औपचारिक रूप में समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आ जाओ, पैनल चर्चा में 4 या 8 व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी समस्या पर आपसी विचार विमर्श करते हैं और कभी कभी मारपीट भी कर लेते हैं लास्ट तक। तो मारपीट को यहां मत ऐड करो, तो किसी भी समस्या पर आपसी विचार विमर्श करते हैं, वही है भैया बात विवाद विधि। और बात विवाद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक वो होते हैं जिसमें किसी क्लास रूप में एक अध्यापक के निरीक्षण में आप वाद विवाद कर रहे हो। अनौपचारिक वो है जो भैया खुले में कर रहे हो और लास्ट में मारपीट कर लोगे पक्का है। प्रधानी जीतेगा कोई और उसको जिताने के चक्कर में अपने में सब लात मुक्का पीट लेंगे। तो ये बात होती है अनौपचारिक। चलो अब थोड़ा सा आगे समझो। यह चर्चा जन समूह और उसके बाद कक्षा के विद्यार्थियों के समक्ष की जाती है। जन समूह में हम कह सकते हैं अनौपचारिक, और इसको कह सकते हैं कक्षा को औपचारिक। उम्मीद करते हैं अनौपचारिक औपचारिक आप फर्स्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग नॉलेज एंड कैरिकुलम में, उम्मीद करते हैं वहां से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जो जन समूह में चर्चा होगी भैया उसका कोई लिमिट होगी, कब तक चलेगी? वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुई, दोपहर 12 बजे चलेगी। लेकिन क्लास में पता कि 1 घंटा बाद विवाद होगा, उसके बाद दूसरी कक्षा लगेगी, उसमें जो विज्ञान पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये औपचारिक और अनौपचारिक है। अब देखो यहाँ पे देख लो,
ये 4 लोग बैठे हैं, आज आपस में बहस कर रहे हैं, और यही है वाद विवाद विधि। यहाँ पे देखो ये मैम साहब बैठे हैं, सर्वर बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, औपचारिक विधि हो गई है। तो इस प्रकार से वाद विवाद विधि को भी समझते रहिएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया। कहोगे सर जी इस चित्र को काहे आप ऐड किए हो, अभी मैं बताऊंगा। ये जो व्यक्ति है ना, इसको मैं समझाऊंगा, ऐसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव जमाना चाह रहा है। कहोगे सर जी जो मुंह आया ये है, ये सबके सामने अपना प्रभाव जमाना चाहता है, और ये मैडम जी और सब लोग अपना, देखो ये भी अध्यापक साहब सुन रहे हैं, लेकिन ये अपना प्रभाव जमा रहा है। अभी इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्यों इसको ऐड किया, पहले थोड़ा सा आगे समझो फिर इस पे आएंगे। देखो वाद विवाद के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं ऊपर बताया भैया औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक को हम कह सकते हैं सार्वजनिक वाद विवाद, अनौपचारिक को कहते हैं सार्वजनिक। उसके बाद जो औपचारिक होता है उसे कहते हैं शैक्षिक वाद विवाद। सार्वजनिक वाद विवाद में कौन कौन आएंगे, जैसे हम मेरे भाई अपने चौराहे पे, अपने गली में, अपने समाज में अगर वाद विवाद हो रहा है, बातचीत हम 4 लोग 5 लोग 2 लोग 3 लोग मिलकर बातचीत कर रहे हैं, तो कहेंगे सार्वजनिक वाद विवाद हो रहा है, पब्लिक डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद एजुकेशनल डिस्कशन क्या होता है, तो भैया वो होता है जिसमें एक अध्यापक के निरीक्षण में कुछ छात्र आपस में किसी भी टॉपिक को लेके बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हो गया मेरे भाई शैक्षिक वाद विवाद। उम्मीद करती इतना आप लोग समझे होंगे। अब वाद विवाद के गुण समझो, उसके बाद ये फोटो पे आएंगे। चलो आ जाओ, इसके गुण को समझते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो वाद विवाद के गुण समझो क्या है। सबसे पहले यह सृजनात्मक चिंतन के विकास की एक श्रेष्ठ विधि है। क्लास में अगर बालक में मेरे भाई तरह तरह के, देखो यहाँ पे मान लो 5 बालक हैं, 6 बालक हैं मान लो, अच्छा वो एक भी विषय के बारे में तरह तरह के अपने अपने तथ्य रखेंगे, तो बताओ उसमें मेरे भाई क्रिएटिविटी आएगी कि नहीं, सृजनात्मकता आएगी कि नहीं, तो कहोगे सर जी आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो गया। चलो आ जाओ सेकंड पॉइंट समझते हैं। परस्पर विचार विमर्श से सहयोग की भावना का विकास होता है। पॉजिटिव वे में लेना। देखो बात विवाद में बिगाड़ो बहुत जल्दी होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव वे में लेना है, तो भैया कि हम अगर बहस करेंगे एक दूसरे, बहस कहने का मतलब सार्थक वे में लो कि एक दूसरे अगर बातचीत करेंगे तो सहयोग की भावना भी विकास होगा। अगर गांव में कोई मान लो प्रोग्राम कराना है, या फिर क्लास में 15 अगस्त 26 जनवरी प्रोग्राम कराना है, आपस में अगर विचार विमर्श ना करोगे तो बताओ प्रोग्राम कंडक्ट करवा पाओगे नहीं। तो इसमें सहयोग की भावना का भी विकास होता है। उम्मीद करते ये भी समझ गए होंगे। आ जाइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। छात्रों में तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, नेतृत्व शक्ति आदि का विकास होता है। ये तो एक तरीके से सभी शिक्षण विधियों में होता है, कॉमन पॉइंट है, लेकिन व्याख्यान विधि में थोड़ा सा ये कम होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है निष्क्रिय रूप में खाली सुनता है। तो इसमें तर्क शक्ति, अब अगर लोग तरह देखो, मान लो अगर देखो ध्यान सुनना, अगर कोई कह दिया आपको कि यहाँ पे 2 लोग हैं, मान लो अगर ये स्टूडेंट का द परफेक्ट स्टडी पे कोई भी क्लास नहीं चलती, आप तुरंत वाद विवाद करने लगोगे नहीं द परफेक्ट स्टडी पे क्लास चलती है, तो ये मेरे भाई इसमें तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, नेतृत्व आदि शक्तियों का इसमें भी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट समझ लो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे छात्रों की समस्या समाधान की योग्यता के विकास होती है। कोई भी स्टूडेंट है, मान लो कोई एक अन्य स्टूडेंट है, उसकी कोई एक मान लो एक कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर आप वाद विवाद विधि का प्रयोग कर रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम को 4 स्टूडेंट देखेंगे, तो बताओ वो उसको सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, कहोगे सर जी करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। अब चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट, समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिलता है। अब कोई एक प्रॉब्लम है, उसको 5 स्टूडेंट मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, तो बताओ उसको 5 तरीके निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो कोई एक प्रॉब्लम को मेरे भाई 5 मेथड से सॉल्व करोगे तो तरह तरह के यहाँ पे दृष्टिकोण डेवलप होंगे। उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझेंगे। चलो 6 पॉइंट को समझो। इसमें आत्मविश्वास के साथ साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता आती है। ध्यान से सुनना, इसमें आत्मविश्वास तो आता है। अगर 4 लोगों के बीच बैठ के आप बात करोगे तो बताओ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं होगा, कहोगे सर जी होगा। तो आत्मविश्वास भी इसमें डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ अभिव्यक्त, उसको जो भी आपका आत्मविश्वास डेवलपमेंट हुआ है, जो भी आपके विचार हैं, आपके तथ्य हैं, आपके कॉन्सेप्ट हैं, उनको दूसरों के सामने आप प्रदर्शित भी कर सकते हो, और ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट इसकी गुण है। उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझे होंगे। चलिए अगली विधि सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो उच्च स्तर पर कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने की सबसे उत्तम विधि है। ध्यान से सुनना, कम समय में अगर ज़्यादा लोग किसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट जल्दी मेरे भाई जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जल्दी वो कॉन्सेप्ट का मेरे भाई सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। किससे? वाद विवाद से। अब अगर इसके इतनी मेरिट हैं तो इसके डिमेरिट, इसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। देखो
अब हम लोग वाद विवाद की लिमिटेशन समझने जा रहे हैं। इसके बाद 2 शिक्षण विधियां और हैं, फिर आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी, परेशान नहीं होना। चलो अब देखो फर्स्ट शिक्षण विधि समझो क्या है। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके लिए विशेष अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। अगर विशेष अनुभवी अध्यापक नहीं है तो बालक आपस में मारपीट कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे किसी भी टॉपिक के मेरे भाई, अंत तक एंडिंग बिहेवियर तक नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद करते फर्स्ट पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। और इसकी ये लिमिटेशन है कि इसमें एक अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होगी तो होगी। इसमें सामान्य अध्यापक वाद विवाद विधि में नहीं मेरे भाई, इसमें नहीं वो फिट बैठेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट समझो, इसमें एक समूह विषय के पक्ष में, दूसरा विषय विपक्ष में रहता है। देखो ध्यान से सुनना, अगर मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं तो 2 लोग एक और हो जाएंगे, 2 लोग एक और। किसी भी एक विषय के बारे में अगर ये समर्थन कर रहा है तो ये भैया उसका असमर्थन करेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें वाद विवाद में क्या होता है, थोड़ा सा माहौल इसका गर्म हो जाता है और किसी भी टॉपिक के अंत तक आप नहीं पहुंच पाते हो। ऐसी स्थिति में अधिगम की परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। कहने का मतलब माहौल गर्म हो जाता है, किसी भी चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो और उसके एंडिंग बिहेवियर तक जा नहीं पाते हो। उसके बाद भैया थर्ड पॉइंट को समझ लो, यह केवल उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। कहोगे सर जी भैया इसको समझाओ मत, हमको समझ में आ गया। तथा सभी विषय के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। मैथ में वाद विवाद प्रयोग करोगे जब तक अध्यापक नहीं समझाएंगे? कहोगे सर जी नहीं, मैथ में वाद विवाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं। आप भैया सोशल साइंस में वाद विवाद का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैथ वगैरह में वाद विवाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं, नाम मात्र करते हैं। जब कोई प्रमेय वगैरह पढ़ते हैं तभी हम इसका प्रयोग करते हैं, वरना नहीं करते हैं। चलो अब देखिए, उसके बाद यह केवल उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। आपको पता अगर छोट लड़का को दे दिए जाओगे कोई भी टॉपिक तो वो बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि वो मारपीट कर लेंगे। तो ये उच्च स्तर कक्षा के लिए ये उपयोगी होती है। उम्मीद करती से भी समझे होंगे। अब देखो भैया ध्यान से सुनना, एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। वाद विवाद विधि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप इससे सहमत भी होंगे। इसमें कुछ विशेषज्ञों का अधिक प्रभुत्व हो जाने से दूसरे संभागी अपने विचार को अभिव्यक्त करने से वंचित रह जाते हैं। 10 लोग बैठे हैं, मान लो 5 लोग बैठे हैं और इसमें से कोई एक अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, बाकी जो 4 लोग हैं भैया उसके चक्कर में अपना बातचीत यहाँ रख ही नहीं पाएंगे, तो अपने अभिव्यक्ति अपने विचार को प्रदर्शित करने से वो वंचित रह जाते हैं। कहोगे सर जी इसे समझा दो, वो जो फोटो लिए थे भैया अब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, ये अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, किसी का सुन ही नहीं रहा, बस अपना बोले जा रहा है, किसी का सुन ही नहीं रहा है। ये मैडम जी कह रही है अरे हमरो सुन लो, ये कह रही है ये तो किसी का सुन ही नहीं रहा है, देखो कैसे ताक रही है, ये तो किसी का सुन ही नहीं रहा, ये कह रहा है इसको भगा दो। मतलब कहने का मतलब है सेंस समझो, अमूर्त चिंतन करो तो कि ये ऐसा बोल सकती है, ये कार्टून वगैरह है सब, तो ऐसा हो रहा। ठीक है, ये मैडम जी किसी को नहीं बोलने दे रहा, बस अपने बोल रहा, अपना प्रभुत्व जमा रहा है। तो यही होता है वाद विवाद विधि में, कोई एक अपने आप को भैया विशेषज्ञ घोषित करके वो सिर्फ वही बोलेगा, बाकी सबको सुनने का यहाँ पे सबको सुनने के लिए अवसर देता है, इनका अपना विचार रखने के लिए इनको मौका ही नहीं देता। और ये इसकी सबसे बड़ी मेरे भाई लिमिटेशन है। उम्मीद करते हैं वाद विवाद को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने जा रही है वो है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। चलो विश्लेषण विधि को समझाने से पहले संश्लेषण विधि का एक छोटा सा अंश लूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो संश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग चीजों को एक साथ रखना। संश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग चीजों को एक साथ रखना। जैसे ध्यान से सुन लेना, यहाँ आम है, यहाँ अमरूद है, यहाँ मान लो बेल है, यहाँ मान लो पपीता है। अब सबको मिला के एक थाली में रख दो तो कहोगे भैया ये संश्लेषण है। तो कहोगे विश्लेषण क्या है फिर? तो विश्लेषण वो है कि अगर एक थाली में आम, केला, अमरूद, नींबू, अनाशपाती रखा है, उसको अलग अलग रख दो तो वो हो गया विश्लेषित, वो हो गया भैया विश्लेषण। अब कहोगे इतना तो बता दिया, विश्लेषण विधि बताइए। चलिए आइए, विश्लेषण विधि से हमारा तात्पर्य है किसी समस्या की तह तक पहुंचने के लिए या फिर समस्या का हल सुविधा पूर्वक खोजने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाए। कहोगे सर जी बात तो सही कहे, छोटे छोटे बातों में वो आपका प्लेट वाली बात याद आ गई कि प्लेट में केला, अमरूद, सेब है, एक जगह रखा है और विश्लेषण विधि में हम अलग अलग छिटका देंगे। हाँ बात सही है कि सुविधा पर किसी भी समस्या का हल खोजने के लिए हम भैया कोई समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देते हैं, ना कि उसको एक साथ रखते नहीं है, अलग अलग छिटका देते हैं, यानी छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। उसके बाद इस तरह अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंच जाते हैं। ध्यान सुनना,
सबसे पहले विश्लेषण विधि में अगर हम विश्लेषण विधि का प्रयोग क्यों करते हैं तो ध्यान से सुनना, ध्यान से। जो चीज़ें हमें ज्ञात नहीं है वहाँ से हम इसका शुरुआत करते हैं, और मेरे भाई जो चीज़ें ज्ञात है वहाँ तक पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अभी इसका जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इतना इसके बारे में जानते रहना कि विश्लेषण विधि से हमारा तात्पर्य है किसी भी समस्या की तह तक जाना या फिर समस्या की तह तक पहुँचना, और समस्या को सुविधापूर्वक खोजने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेना। इतना इसके बारे में जानते रहना। अब देखो ध्यान से सुनना, जो नोट पॉइंट करके लिखा गया है कि रेखा गणित हो गया, कहने का वाला मैथमेटिक्स में इसका प्रयोग मेरे भाई हम लोग करते हैं विश्लेषण विधि का। ठीक है, इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम लोग चलते हैं, और मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि है क्योंकि ये मैथमेटिक्स वगैरह में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये दोनों विधियां विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि बिल्कुल आगमन और निगमन विधि के सिमिलर चलती है। इतना इसके बारे में जानते रहना, और जो बच्चे आगमन और निगमन विधि पढ़े इसको रिलेट कर पाए होंगे कि भैया ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। चलो, इस प्रकार छात्र स्वयं इस बात की खोज करता है इस विधि में कि किसी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी बातें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ, अगर आपके सामने समस्या दे दी जाए, यहाँ पे गेस्टाल्टवाद आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ पर शायद आपको ना भी समझ में आए। गेस्टाल्टवाद जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि गेस्टाल्टवादी कहते हैं ना कि भैया हम किसी भी समस्या को तब सॉल्व कर पाएंगे जब उस समस्या के सभी साधन उपलब्ध हों। तो वही बात है, हम किसी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी बातें होनी चाहिए ये किस में पता चलता है, तो विश्लेषण में पता चलता है। अब आ जाओ भैया, एग्जाम्पल लेके इसको समझाऊंगा, पूरा विश्लेषण विधि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पहले एक बात अपने दिमाग में यहाँ पे बना के रखना कि देखो, इसमें किसी भी मेरे भाई समस्या को खोजने के लिए, उसके समस्या के हल को खोजने के लिए उस समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहना। उसके बाद एक पॉइंट और जानते रहना, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। चलिए आइए अब उदाहरण पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको मैं जूम करूं तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो चलो, आप सबको उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। चलिए आइए अब इसको मैं समझाऊंगा। देखो सबसे पहले आपके सामने कि मेरे भाई विश्लेषण में एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के चारों ओर तार लगाने का व्यय जो है क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना कि मेरे भाई एक वृत्त है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है। अब वो वृत्तवा के चारों ओर कटैलवा तार लगाना है, तो बताओ कितना उसका व्यय आएगा। और जो कि तार जो है 1 रुपये प्रति मीटर है। 1 मीटर का दाम कै रुपया है, तो 1 रुपया है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे आपको प्रश्न दे दिया गया है, इसमें मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले प्रश्न में क्या दिया गया है ये समझो, उसके बाद प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, उसके बाद तार लगाने की संपूर्ण व्यय कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे शायद आप थोड़ा सा टिपिकल विधि है, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। देखो समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए, विश्लेषण विधि में हमें ये पता चलता है। तो हमें मेरे भाई इन बातों को पता होगा तभी हम किसी भी समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, तार लगाने में संपूर्ण व्यय कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तार की लंबाई क्या होगी, वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करोगे। इतने प्रश्न का उत्तर अगर आपके पास होगा तभी जाके आप प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं भैया विश्लेषण विधि समझे होंगे। अब आपको पता चल गया। देखो फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन है समझा दूं, बाकी विश्लेषण विधि उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखो वृत्त की त्रिज्या तथा तार लगाने की दर दी हुई है। आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर। तार लगाने का संपूर्ण व्यय ज्ञात करना हमें, ठीक है, तार लगाने का जितना भी मेरे भाई चारों तार लगाओगे उसका संपूर्ण व्यय आपको ज्ञात करना है। जब संपूर्ण तार की लंबाई तथा तार की दर ज्ञात हो जाए तब मेरे भाई तार की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होगी। अब ये बताओ, अगर ये वृत्त की परिधि है, इसके चारों तार लगाना है तो उतना तार न लगेगा जितना वृत्त की परिधि है। कहोगे सर जी हाँ बात सही है, उतना तार लगेगा। तो आइए देखिए, तो हमको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, तो हम सबको पता है 2 पाई आर। आर का मान कितना है 7,
पाई का मान कितना होता है 22/7, इसका मान रख देंगे 44 मीटर आ गया। तो ध्यान से सुनना, ये 44 मीटर क्या है, वृत्त की परिधि है। तो ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये बताओ तार की कीमत कितनी होगी। तो वृत्त के चारों ओर लगाने में मेरे भाई कितना व्यय आएगा, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझो तो एक बार खुद से स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना और व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते समझ भी गए होंगे। तो भैया विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। विश्लेषण विधि में क्या होते हैं, जो भी समस्या आपके सामने दे दी जाती है उसके कई खंडों में बांट के उसके आंसर तक जाते हैं। कहीं नोट करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए, विश्लेषण विधि जो मैं व्यवहारिक डिफिनेशन देने जा रहा हूं, नोट करके लिख लीजिए। विश्लेषण विधि वह होती है जिसमें किसी भी समस्या को हम कई भी भागों में बांटकर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके मेरे भाई उसके हल तक पहुंचते हैं, उसके आंसर तक पहुंचते हैं। ये आप नोट पॉइंट पे अपने लिख लीजिएगा यदि आप नोट कर रहे हो। तो विश्लेषण विधि, एक बार फिर मैं इसका रिपीट कर रहा हूं। तो विश्लेषण विधि शिक्षण विधि की वह विधि है जिसमें किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी भी समस्या को हल करने के लिए उस समस्या को हम छोटे छोटे भागों में बांटकर उस समस्या के अंत तक या फिर उस समस्या के हल को हम खोजते हैं। उम्मीद करते इस पॉइंट को आप लोग लिख लिए होंगे। चलो, और इस विधि में हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। ये बताओ, सबसे पहले आप अज्ञात से ज्ञात की तरफ ही तो बढ़ रहे हो कि वृत्त की त्रिज्या, तार लगाने की दर इसमें क्या है, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात किसका व्यय तो दिया नहीं है, तो इस प्रकार से इसके भैया ज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें चल रहे हो। उम्मीद करती इतना आप लोग समझे होंगे। अब संश्लेषण विधि को समझ लो। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, अलग अलग चीजों को एक साथ रखना, अलग अलग चीजों को एक साथ रखना। उसमें क्या होता था, किसी समस्या को कई भागों में बांट के हम लोग सॉल्व करते थे, इसमें उसका विपरीत करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखो, विश्लेषण विधि में समस्या को खंडों में तोड़कर उसके हल की विधि खोजी जाती है। कोई भी देखो मैं ऊपर यही बताता ना, किसी भी समस्या के हल तभी हम कर सकते हैं जब उसको कई खंडों में बांट देंगे विश्लेषण विधि में। परंतु संश्लेषण विधि में समस्या के खंडों को मिलाकर उसका हल प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे समस्या के जितने भी खंड रहते हैं उसको एक दूसरे से मिला के उसके आंसर तक पहुंचा जाता है। और अब मैं एक बात बता दूं, जो भैया आपका विश्लेषण और संश्लेषण विधि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर किसी भी मेरे भाई विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहे हो, संश्लेषण विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तब भी यह विधि पूर्ण नहीं होगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये भी हम कह सकते हैं। चलो, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। आपको पता, समस्या को मेरे भाई कई खंडों को एक साथ जोड़ रहे हो तो यानी आपको कोई भी चीज़ें ज्ञात तो है ही हैं, उसकी चीज़ों के आपको पता उसके बारे में। इसलिए यह शिक्षण मनोवैज्ञानिक विधि है। ध्यान से सुनना, यह शिक्षण मनोवैज्ञानिक विधि है। शिक्षण सूत्र जब आप पढ़े हो, अगर अभी नहीं पढ़े भी हो तो कभी मैं किसी क्लास में पढ़ा दूंगा। शिक्षण सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे। बालकों को जो उनका पूर्व अनुभव है उससे जोड़कर पढ़ाएंगे, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र है। तो मेरे भाई जब शिक्षण सूत्र का यहाँ प्रयोग हो रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अपना 100% देके समझा रहा हूँ, उम्मीद करती इतना आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा संश्लेषण विधि की एक मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हैं ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। चलो देखो, राम ने श्याम से 600 रुपये साइकिल खरीदने को 3% ब्याज की दर से उधार लिए। 3% ब्याज की दर से साइकिल खरीदने के लिए श्याम ने मेरे भाई राम से लिया, ठीक है। और 600 रुपये की साइकिल खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। हम सबको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है उसका सूत्र कितना होता है, तो हम सबको पता है मेरे भाई मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब देखो प्रश्न में मूलधन कितना है, तो कहोगे सर जी हमको पता है, यहाँ पे ज्ञात से मेरे भाई ज्ञात की तरफ चलेंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो ज्ञात तो है कि मूलधन कितना है, 600 रुपया। तो यह है आपकी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। तो आपको यहाँ ज्ञात है कि नहीं, मूलधन ज्ञात है, लेकिन यही ऊपर देखो, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर ये बताओ, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये बताओ यहाँ पे आपको तार लगाने का व्यय आपको दिया था, नहीं दिया था। वृत्त की परिधि बताई थी, नहीं बताई थी। वृत्त की परिधि आप खुद ना निकाले हो 44 मीटर,
तो बताओ, हाँ निकालें सर जी। तो ये बताओ, उसमें हम लोग अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं, इसमें इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते इतना इसके बारे में समझोगे, थोड़ा सा इसे समझ लो, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो प्रश्न में मूलधन कितना है, 600 रुपया है। ब्याज की दर कितना है, हमको पता है कि मेरे भाई 3%, ठीक है। उसके बाद रुपया कितने समय के लिए उधार लिया गया है, तो यहाँ पे देखो 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया है और सूत्र के आधार पर ब्याज कितना आया। अब यहाँ पे देखो आपको पता चल गया कि साधारण ब्याज का मेरे भाई सूत्र कितना होता है, तो मूलधन कितना है यहाँ पे है 600, तो 600 रख दोगे। उसके बाद दर कितना है, तो आपको पता है 3%, 3 रख दोगे। उसके बाद समय कितना है, तो 2, तो मेरे भाई 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 रख दोगे और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर गुणा कर दोगे, तो बताओ 6 18, 18 दूना 36, यहाँ पे 36 रुपया आ जाएगा और ये मेरे भाई इसको ब्याज देना है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब ये सब बताने के पीछे बस ये है, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, बस इतना जान जाओ कि संश्लेषण का अर्थ होता है कि अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखना। कहने का मतलब है इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं, जो चीज़ें हमें पता रहती है उसका उपयोग करते हुए हम अज्ञात की तरफ चलते हैं। लेकिन जो इसका मेरे भाई विपरीत है आपकी संश्लेषण विधि, इसमें क्या होता है, इसमें छात्र स्वयं इस बात की खोज करते हैं किसी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी बातें का ज्ञात होना चाहिए, किसी भी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी बातों का ज्ञात होना चाहिए, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी बातों का ज्ञात होना चाहिए। तो भैया इस समस्या को हमें सॉल्व किसको करना है कि तार लगाने में व्यय कितना आएगा। तो लेकिन तार लगाने के व्यय ज्ञात करने के लिए भैया क्या क्या हमें ज्ञात होना चाहिए, तो इतनी पॉइंट हमें ज्ञात होनी चाहिए और इतनी पॉइंट हमें इससे ज्ञात होगी। तो ये आपकी है मेरे भाई की विश्लेषण विधि। उम्मीद करते इतना आप लोग इसके बारे में जाने होंगे। कंप्लीट शिक्षण विधि को हम लोग कवर कर लिए। थोड़ा सा आप थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और समझ लीजिए एक शिक्षण विधि। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझ लो, सीखने की आधुनिक तकनीकी बुद्धिशीलता जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ये क्या होता है, ये मैथमेटिक्स वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। बुद्धिशीलता सरलता को मुक्त करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने की एक शिक्षण रणनीति है। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग किस लिए उपयोग करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखो ये सीखने की आधुनिक तकनीकी है, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हम बुद्धिशीलता का प्रयोग करवाते हैं बच्चों से। उसके बाद वो उनके अंदर जो भी विचार हैं, जो भी उनके अंदर जो किसी भी टॉपिक को लेके जो भी विचार है उनको व्यक्त करने के लिए, उनको व्यक्त करवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का। शॉर्ट में इसका निष्कर्ष बता दिया और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान में सुनना, किसी भी समस्या को हल करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग करेंगे। क्लास में एक अध्यापक साहब आ गए, ठीक है। अब एक अध्यापक साहब आ गए और कोई एक मान लो ये वृत्त ले लिए, ठीक है, एक यहाँ पे वृत्त ले लिए। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग कर रहे हैं। एक वृत्त यहाँ पे ले लिया और एक स्टूडेंट को बुलाए और पूछे कि भैया इस वृत्त को आप आधा आधा काटो। तो स्टूडेंट यहाँ पे आधा आधा काट रहा है, तो किसी भी समस्या का समाधान किससे करवा रहा है, तो स्टूडेंट से करवा रहा है। और यही है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में आप लोग समझे होंगे। और आलोचनात्मक सोच, एक स्टूडेंट के अंदर जो भी मेरे भाई विचार हैं उनका अब उनको व्यक्त करवाना ही ब्रेन स्टॉर्मिंग है मेरे भाई, बुद्धिशीलता है। तो सबसे पहले किसी भी समस्या का हल करवाना, ठीक है, स्टूडेंट से कोई भी उसके सामने छोटी सी समस्या दे दो, जैसे ये वृत्त है या फिर कोई और है, ये मेरे भाई ये कौन सा चतुर्भुज है, इसको बराबर भुजाओं की गणना करो, कुछ भी करो। कहने का मतलब कोई एक वर्क दे देंगे समस्या का समाधान करना, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उनके मेरे भाई जो भी विचार है उनको व्यक्त करवाना ही ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंतर्गत आएगा। निष्कर्ष में आपको बता दिया। अब देखो डाल्टन विधि क्या होती है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डाल्टन विधि क्या होती है। तो प्रदत्त कार्य योजना विधि की तरह है। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट के सामने, देखो प्रदत्त कार्य योजना क्या होती है, स्टूडेंट के सामने देखो पूरे साल का सिलेबस स्टूडेंट को दे दिया जाता है प्रदत्त कार्य योजना में। तो स्टूडेंट के सामने पूरे वर्ष का सिलेबस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसे मेरे भाई कंप्लीट करो। जो भी आपको समस्या आ रही है अध्यापक वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और अध्यापक उनसे पूछ लेता है। अब स्टूडेंट चाहे तो उसे वो 2 महीना में सॉल्व करे या फिर 6 महीना में या फिर 1 साल में, 1 साल लिमिटेशन रहती है। और अगर 2 महीना में सॉल्व कर लिया तो वो अगर देखो 2 महीना में अगर पूरे सिलेबस को खत्म कर दिया तो वो अगली कक्षा के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा। अगर 6 महीना में कवर करेगा तो 6 महीना बाद अगली कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ कर देगा। तो ये
मदद कार्य योजना। इसी की तरह डाल्टन भी है, और डाल्टन क्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, अब देखो 1 साल का सिलेबस है, बालक को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बालक के सामने हम लोग मेरे भाई प्रयोग करते हैं, बालक के सामने देते हैं। तो ये आपके सीटेट वगैरह का सिलेबस है डाल्टन विधि, वहाँ आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, तो कभी इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। अभी डाल्टन विधि के बारे में इतना जानो कि बालक के सामने संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है और उसको वो सॉल्व करके अगली कक्षाओं में पहुंचते हैं, एक मेरे भाई 1 वर्ष के अंदर। चलो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखो, अगर आपको अभी तक नोट्स नहीं लिए हो, देखो हिंदी लैंग्वेज के या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज के नोट्स रेडी हैं, चाहे पैडागोजी हो गए, चाहे मेरे भाई पैडागोजी, चाहे आपके कॉमन सब्जेक्ट, चाहे हिंदी लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके 99 रुपये पे करके चारों पेपर के नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स बिल्कुल आपके सेलेक्टेड है आपके एग्जाम के मेरे भाई ध्यान में रखते हुए। और इसका नोट्स इसका जो कि शिक्षण विधि का जो नोट्स है वो मैं जल्दी ही, जो बच्चे नोट्स लिए हैं उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो परेशान मत होइए, बस आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, अपना सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करते सारी शिक्षण विधियों को भैया आप अच्छे से समझे होंगे। अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करते सारी शिक्षण विधियों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए सारी शिक्षण विधियों को हम लोग समझ लिए। मेनली मेरी जितनी भी शिक्षण विधियाँ थी, देखो इतने, बुद्धिशीलता, डाल्टन, संश्लेषण, विश्लेषण, वाद विवाद, उदाहरण, साक्षात्कार, पर्यटन, प्रयोगशाला, आगमन, निगमन, अन्वेषण विधि, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, सारी शिक्षण विधियों को हम लोग कवर किए हैं। अब आप लोग अपना ख्याल रखो। सारी जो भी इसके पहले 3 क्लास हुई हैं, उनको जो बच्चे नहीं देखे तो भैया रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबको एक बार कवर कर लीजिएगा। शिक्षण विधियों को हम लोग अच्छे से समझ लिए। चलिए, आप सभी आप अपना ख्याल रखो, नोट्स लेने के नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपना एग्जाम में और अच्छा कर पाओ। और जिनके भी रिजल्ट आ गए सबको, सभी बच्चों को भैया ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में आप लोग और अच्छे से आगे बढ़ते रहो। अभी एक स्टेप है, जीवन का हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, और हर स्टेप को पूरे सच्चे दिल से आप लोग कंप्लीट करिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, और मेरे भाई दूसरों की हेल्प करते रहिए, साथ में अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे तभी दूसरों का आप हेल्प कर पाओगे। तो अपने भी सेहत का, अपने भी मान सम्मान का भी ख्याल रखिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसके बाद मेरे भाई शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो गई। अब जो भी क्लास आएंगी वो भी इंपॉर्टेंट क्लास आएंगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए।